नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। तो ये ब्रेल लिपि के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि। देखिए, ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल ने विकसित की है। याद रखिएगा, पूछ देगा ब्रेल लिपि किसने विकसित किया है, तो लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि जो है विकसित की है, ठीक है। लुईस ब्रेल जो है फ्रांस देश के रहने वाले थे, ठीक है। लुई ब्रेल जो थे कहाँ के, फ्रांस देश के रहने वाले थे। यह लिपि अंधे लोगों को पढ़ने के लिए खास तरीक़ा से बनाया गया है। ये ब्रेल लिपि किसके लिए बनाया गया है, तो अंधे लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसमें मोटे कागज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मोटे कागज़ होते हैं, मोटे कागज़ प्रयोग होता है और उस पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ठीक है। जो मोटा कागज़ होता है, देखिए इस तरह का मोटा कागज़ होगा, उस पर नुकीला नुकीला इस तरह का बिंदु लगा करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। नुकीला औजार होता है, उस पर बिंदु बना करके लिखा जाता है, ठीक है। अगला है कि यह लिपि 6 बिंदुओं के आधार पर बनाया जाता है। यह जो लिपि बनाया गया है उसमें कितने बिंदुओं का आधार बनाया गया है, 6 बिंदुओं का आधार बनाया गया है। 6 बिंदुओं के आधार पर ही सारा वर्ण या डिजिट आपको इसमें बनता है। जैसे 6 बिंदु कभी इधर और ऐसे हो सकता है, कभी 6 बिंदु इसी को हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से आपको 6 बिंदु के आधार पर ही सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिल जाती है। तो जो यहाँ ब्रेल लिपि पढ़ते हैं वो जो अपने हाथों से स्पर्श करेंगे तो वो पता कर लेते हैं कि क्या चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है, इस लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने हुए रहते हैं, ठीक। उभरे हुए मतलब कांटे की तरह ऊपर ऊपर उभरे हुए रहते हैं, जिसको छूने से, टच करने से वह टच होता है, ठीक है। इन बिंदुओं के उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ाई की जाती है, ठीक है। इन्हें पढ़ाई किससे की जाती है, तो ये जो 6 बिंदु होते हैं, ये जो उभरे हुए बिंदु होते हैं नुकीले कांट की तरह, इसी को छू करके क्या होते हैं, लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा लिखा हुआ अक्षर है, क्या लिखा हुआ है, और वो उसका पर काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भीमासंघ। ये भीमासंघ क्या है देख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से भी आता है भीमासंघ, ठीक है। भीमासंघ क्या है, तो देखिए कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत होती है जिसे भीमासंघ कहा जाता है। यानी होलगुंडी गांव के पंचायत को भीमासंघ कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछ देगा कि भीमासंघ क्या है, तो होलगुंडी गांव की एक पंचायत है, ठीक है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत होती है जिसको भीमासंघ कहते हैं। यानी भीमासंघ क्या है, अगर पूछ दे आपको एग्जाम में तो आपको पूछना है कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत है, ठीक है। इस पंचायत की एक मुख्य बात है कि यहाँ पे इस पंचायत में जो है बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल होते हैं। याद रखिएगा, पंचायत में अभी हम लोग जगह क्या होता है कि सिर्फ जो है बड़े आदमी शामिल होते हैं, लेकिन इस पंचायत की, कर्नाटक के हुलगुंडी गांव के इस पंचायत की एक मुख्य बात यह है कि इसमें बड़ों के साथ बच्चे भी होते हैं। याद रखिएगा, इसकी मुख्य बातें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कालबेलिया। नेक्स्ट पॉइंट है कालबेलिया। कालबेलिया क्या होता है, पूछा जाता है कि कालबेलिया क्या है। देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इसके अंतर्गत कुछ अजूबा चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ों को आप देख लीजिएगा ईवीएस के अंतर्गत, ठीक है। तो एक कालबेलिया क्या है, ठीक है। कालबेलिया, तो देखिए कालबेलिया जो है एक सपेरों की जाति, सपेरों की जाति के लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। याद रखिएगा, सपेरों की जाति। पूछे कालबेलिया क्या है, सपेरों की जाति, मछुआरों की जाति, चूहों की जाति, ठीक है, या कोई नहीं। तो आपको याद रखिएगा कालबेलिया जो है एक सपेरों की जाति होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है,
तो ये लोग सांपों को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। कालबेलिया लोग क्या करते हैं, तो अपनी बेटी की शादी में लोगों को क्या करते हैं, सांप को तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। ठीक है, ये कालबेलिया होते हैं, सांपों की जाति है। ठीक है, वेलक्रो, अगला पॉइंट है वेलक्रो। वेलक्रो क्या है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने एक अलग किस्म का बीज देखा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने एक अलग किस्म का बीज देखा। ठीक है, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से उस बीज को देखा तो पाया कि उस बीज में छोटे छोटे हुक होते हैं। उस बीज को देखने पर ऐसा पता चला कि उस बीज में छोटे छोटे हुक होते हैं। ठीक है, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाते हैं और जब उसे खोलते हैं तो चरचर की आवाज़ आती है। ठीक है, आप जो यहाँ पे देखते होंगे चप्पल देखते हैं, ठीक है, वाटरप्रूफ चप्पल, तो उसमें देखते हैं आगे साटने वाला रहता है। ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, उखाड़ते भी हैं तो चरचर की आवाज़ आता है। ठीक है, उसी तरह से जूते में भी आप देखते हैं इस तरह से आगे पट्टा दिया हुआ रहता है, इस पट्टा को कबाड़ते हैं तो चरचर की आवाज़ आता है। यही वेलक्रो है, इसी को क्या कहते हैं, वेलक्रो, जो हम एक पर साटेंगे और फिर वहाँ से कबाड़ भी लेंगे। ठीक है, ये वेलक्रो होता है। ये जूते में, चप्पल में आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो हम लोग बरसात के दिनों में जो ज़्यादा चप्पल पहनते हैं, हवाई चप्पल छोड़ करके जो साटने वाला चप्पल होता है, उसमें क्या होता है, चरचर की देखिए आवाज़ होता है, वही वेलक्रो है। ठीक है, अब देखिएगा इसका इस्तेमाल बस्ते में किया जाता है, कपड़े में किया जाता है, जूते में किया जाता है और पट्टे आदि बनाने में किया जाता है। ये क्या होता है, इस तरह का देखिए, इसमें बुरादा टाइप का ये यहाँ पर होता है इस तरह का, और इसके ऊपर जब हम लगाते हैं तो ये क्या होता है, सट जाता है और फिर इसको कबाड़ते भी हैं। ठीक है, तो ये होता है। इन बीजों को घुमक्कड़ बीज भी कहते हैं। ये किसी के साथ भी चिपक जाते हैं। देखिए, यह वेलक्रो का जो बीज है इसको घुमक्कड़ बीज भी कहते हैं। कभी पूछ देगा कि घुमक्कड़ बीज इसमें कौन है, तो वेलक्रो। कौन है, वेलक्रो। घुमक्कड़ बीज कौन है, तो वेलक्रो। ये किसी के साथ भी चिपक जाता है। क्लियर, तो ये चिपकने वाला बीज है, घुमक्कड़ बीज है और इसका नाम क्या है, तो वेलक्रो है। क्या है इसका नाम, वेलक्रो है। ठीक है, याद रखिएगा वेलक्रो क्या है, बहुत ही अजूबा चीज़ इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, आपका ईवीएस के अंतर्गत भी यहाँ पर अबर बनाया गया है। ठीक है, मिड डे मील। क्लियर, देखिए इसमें क्या है कि गरीब परिवार के बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। ठीक है, गरीब परिवार में जन्मे बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे में कुपोषण का शिकार हो सकता है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और ये मिड डे मील योजना कहाँ मिलता है, तो सरकार के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और संतुलित आहार देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, निःशुल्क और संतुलित आहार देने का प्रावधान किया गया है। भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में इस योजना की शुरुआत की थी। भारत में सबसे पहले किसने, तमिलनाडु राज्य ने इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, और 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी राज्यों में मिड डे मील देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, और सितंबर 2021 में इस मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य है स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, उनकी उपस्थिति में सुधार करना और कुपोषण को दूर करना। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि मिड डे मील का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्कूलों में बच्चों को ठहराव, स्कूलों में बच्चों का नामांकन, स्कूलों में बच्चों को उपस्थिति बढ़ाना, उपस्थिति में सुधार करना, उनको कुपोषण को दूर करना, ये सभी मिड डे मील योजना का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अगला है पश्मीना शॉल। बहुत ही अच्छी है, देखिएगा बार बार सीटेट में आता है, आपका यहाँ भी आता है। ठीक है, तो पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पश्मीना शॉल। ठीक है, पश्मीना शॉल होता क्या है। ठीक है, पश्मीना शॉल दुनिया की सबसे मशहूर शॉल है। ठीक है, पश्मीना शॉल जो है दुनिया की सबसे मशहूर शॉल है और दुनिया की सबसे गर्म शॉल है और दुनिया की सबसे पतली भी शॉल है। ठीक है, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी पाई जाती है। देखिए आप 6 स्वेटर पहनिए, ठीक, और एक वो पश्मीना शॉल का चादर ओढ़ लीजिए, वो बराबर होगा। ठीक है, इसलिए यह बेहद गर्म होता है। ठीक है, यह बिल्कुल पतला होता है, याद रखिएगा पश्मीना शॉल क्या होता है, यह बिल्कुल पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इतना पतला आदमी ओढ़ा है, इसको कैसे गर्म लग रहा है। ठीक है, और यह शॉल कहाँ मिलता है, तो यह शॉल लद्दाख की ऊंची पहाड़ी, देखिए लद्दाख कितना ठंडा स्थान है और वहाँ पर जो आदमी रहते हैं तो वो इसी साल का यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए यह साल जो है बहुत ही गर्म होता है। यह 14,000 फीट से ऊपर में रहने वाली चांगथानी नस्ल की बकरियों के बालों के ऊन से बनाया जाता है। ठीक है, ये कौन सी, तो चांगथानी बकरी जो लद्दाख में रहती है, ठीक, चांगथानी नस्ल बकरी, तो इनके जो रोवे होते हैं उसी के बाल को काटकर उससे ऊन बना करके जो है इस साल को बनाया जाता
है, ठीक है। तो चांगथानी नस्ल की बकरी है और कहाँ पर, तो लद्दाख में ये रहती है बकरी, ठीक है, वहाँ पर ये फॉल ज़्यादा मिलता है। चलिए अब देखिएगा माउंटेनियरिंग पर जंगल अधिकार कानून 2007, ये क्या है इसको भी देख लीजिएगा, जंगल अधिकार कानून 2007, ठीक है। आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए जंगल अधिकार कानून 2007 बनाया गया, ठीक है। आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए जंगल अधिकार कानून 2007 बनाया गया है, ठीक है। इस कानून के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते आ रहे हैं वहाँ के जंगल पर उनका पूरा हक होगा और जंगल में जो भी चीज़ें उपज हो रही होगी फल फूल कंदमूल, वो सारा का उपयोग मालिक वही रहेंगे, ठीक है। उन लोगों को जंगल से दूर नहीं किया जा सकता है और जंगल को बचाने का काम भी ग्राम सभा द्वारा वहाँ पर किया जाना चाहिए। तो ये जंगल जो अधिकार कानून 2007 था उसके आधार पर इन्हें जो है मजबूती प्रदान किया गया है। तो ठीक है, प्रश्न क्या हो सकता है, प्रश्न होगा कि जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में क्या सत्य है, ठीक है, ये कब बनाया गया है जंगल अधिकार कानून, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ दी जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला है चेराओ, ठीक है। ये चेराओ क्या है इसको पढ़ लीजिएगा। चेराओ एक नया वर्ड्स है, चेराओ से पूछा गया है, सीटेट में आया हुआ है, हो सके कि आपके भी आ जाए और ये पहली बार आपका जेटेट में ये जो है आपको कोर्स शामिल किया गया है। इसके पहले कभी भी नहीं था। चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं ये न्यू टॉपिक है और इसके पहले नहीं था, तो लेकिन ये सीटेट में चलता है तो उसी के तर्ज पर आपको ये हमने नोट्स बना दिया है, ठीक है। यहाँ से सारा चीज़ आप लेकर पढ़ सकते हैं। 1 to 5 किलो के लिए केवल 500 रुपये लगता है, ठीक है, और 6 से 8 के लिए 500, दोनों के लिए 800 रुपये में आप तैयारी कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स यहाँ पर हैंड डिटेल आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में और बाकी उसका वीडियो साथ में रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, बाहर का कुछ भी नहीं है, यहाँ से 100% आपका रिजल्ट हो रहा है, ठीक है, बाहर की चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे चेराओ क्या होता है। तो चेराओ क्या है, तो मिजोरम में मुख्य फसल चावल होती है, ठीक है। मिजोरम में चेराओ कहाँ का है, ये मिजोरम का है, ठीक है। तो मिजोरम में मुख्य फसल चावल होती है, ठीक है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से ही जुड़े होते हैं। जब यह फसल पक जाती है तो गांव में एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। जब चावल की फसल हो जाती है तो गांव में एक क्या होता है, बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। इस त्यौहार में क्या होता है, सभी लोग साथ में मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं और पकाते हैं और खूब मज़े करते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग जो नाच करते हैं उन्हें चेराओ कहते हैं, ठीक है। तो मिजोरम के लोगों के द्वारा फसल पक जाने पर मिलकर साथ में खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं और उसके बाद एक नृत्य करते हैं। ये जो नृत्य करते हैं, ये जो नाच करते हैं, उन्हीं को चेराओ कहा जाता है, ठीक है। चेराओ मिजोरम का सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है। चेराओ क्या है, तो चेराओ जो है मिजोरम का सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है। हालांकि इसे अक्सर बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चेराओ क्या है, मिजोरम का सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है और इससे क्या कहा जाता है, बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह मिजोरम का एक अभिन्न त्यौहार का हिस्सा है, ठीक है। याद रखिएगा चेराओ क्या है, तो मिजोरम का सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है। चेराओ मिजोरम का एक नृत्य है और इससे और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बांस नृत्य का नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह मिजोरम का अभिन्न त्यौहार है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मिजोरम में जैसे दो को ग्रुप बना हुआ रहता है, दो ग्रुप लेकर के देखिए इस तरह से बांस लिए हुए रहता है, इधर भी एक आदमी होगा, इधर भी एक आदमी होगा और इस पर जो होती है महिलाएं क्या करती है, तो महिलाएं इस पर या तो चल रही होती है या इसको फांग रही होती है, ठीक है। तो इस तरह का ग्रुप बना हुआ रहता है बांस का, इसे थिरक थिरक करके नाच किया जाता है, तो ये आपको बांस नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। यह मिजोरम का फसल उत्सव भी कह सकता है। मिजोरम का फसल उत्सव भी ये है चेराओ, ठीक है। फसल पक जाने पर यहाँ पर लोग उत्सव मनाते हैं, नाच डांस करते हैं, तो वही आपको ये चेराओ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह मणिपुर का पारंपरिक नव वर्ष का त्यौहार और अप्रैल के महीने में भी मनाया जाता है। चलिए ठीक, मिजोरम हो गया। चलिए चिपको आंदोलन, 11वां पॉइंट है चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। याद रखिएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला पॉइंट है 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव से शुरू हुआ था, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1973 में। और ये चिपको आंदोलन कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। बहुत बार पूछा हुआ कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है,
तो आपको उत्तराखंड से है, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव है, ठीक। इसमें क्या होता था, चिपको इसका नाम क्यों पड़ गया, चिपको ही क्यों इसको लोग कहने लगा, तो इसमें मुख्य रूप से इस आंदोलन में महिलाएं ठेकेदारों और लकड़हारों के द्वारा अपनी पेड़ों को बचाने के लिए, खासकर महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी, और यदि जब पेड़ कटने से पहले यदि वो कटेंगे तभी पेड़ कटेगा, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा, ठीक है। होता क्या था कि अंग्रेज सरकार ने पेड़ों को काटने का आदेश दे दिए थे। इसके बाद जो उत्तराखंड के लोग थे उनका मुख्य जो जीविका या पेशा जो था, उनकी कमाई जो थी पेड़ों से ही होती थी, इसलिए यह लोग इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। और इसको क्या कर रहे थे, बचाने के लिए लोगों ने एक नियम बनाया कि किस तरह से हम पेड़ को बचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते थे, समय बांट बांट करके वो पेड़ों से चिपके हुए रहते थे। कभी उनका बेटा हो सकता है, तो कभी उनकी पत्नी हो सकती है, तो कभी वे खुद, हर एक आदमी उस पेड़ से हर समय चिपका हुआ रहता था, जो कि बहुत ही मूल्यवान और कीमती पेड़ थे जिनसे उनका जीवन यापन चल रहा होता है। तो इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, वो क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए भोपाल गैस त्रासदी याद रखिएगा, बहुत बारी प्रश्न पूछ दिया गया है। यह घटना यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में 2-3 दिसंबर 1984 को घटित हुई। देखिए कहीं कहीं आपको 2 दिसंबर 1984 मिलेगा, कभी कभी 3 दिसंबर आपको 1984 मिलेगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो कोई एक डेट होगा, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर 1984, ठीक है, याद रखिएगा। ये रात्रि में घटना घटी थी, इसलिए डेट को यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन 3 दिसंबर 1984 कहीं मिलेगा, कहीं 2 दिसंबर 1984 मिलेगा, ठीक है। तो यह घटना कहाँ लगी थी, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के, इसलिए फैक्ट्री वाली घटना थी, ठीक है। इस घटना में क्या हुआ था, इस घटना में MIC, शॉर्ट में कहेंगे तो MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश में यह घटना हुई थी, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया था उस फैक्ट्री में, जिससे वहाँ के लगभग मजदूर जो है मारे गए थे, ठीक है। इस गैस के रिसाव से, गैस इतनी ज़्यादा रिसाव हो रही थी एक बैगे कि लोग भाग भी नहीं पाए, ठीक है। और जो बच गए हैं वे आज भी अंधे हैं, विकलांग हैं, या शारीरिक विकृति उसमें देखने को मिल रही है इस गैस के कारण, ठीक है। तो ये जहरीली गैस का रिसाव था। तो पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, बहुत बार प्रश्न हुआ किस गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है पॉइंट स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। क्या है, स्वच्छ भारत अभियान को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके रहेंगे आपके EVS के अंतर्गत, ठीक है। चलिए स्वच्छ भारत अभियान को भी हम लोग यहाँ पर मेन पॉइंट को देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हम ही बनाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान को हम लोगों ने ही शुरुआत किया, और हम लोग ही इसमें क्या करते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, इस अभियान का उद्देश्य है पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना, ठीक है। एक उद्देश्य लिया गया है साफ और स्वच्छ भारत, ठीक है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन का एक देन है कि इसका उद्देश्य बनाया गया है कि पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाने के दृष्टि से इस अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी के जन्मदिन है उसी समय 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अभियान का शुरुआत महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ 2019 तक भारत को 100% खुले में शौच मुक्त ODF और स्वच्छ बनाना है, ठीक है। भारत को शौच मुक्त गांव बनाना है, शौच मुक्त राज्य बनाना है, शौच मुक्त देश बनाना है। ये ODF इसका मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, यानी जो भी लोग शौचालय बाहर खेत में जाते हैं वो नहीं जा करके हर किसी के घर में शौचालय करना इसका लक्ष्य था, ठीक है। चलिए अगला है ODF का फुल फॉर्म। देखिए कभी कभी आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा कि ODF का फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखिएगा ODF का फुल फॉर्म होता है, O से होता है देखिए ओपन, ठीक है, और D से होता है डिफेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन। अब देखिएगा और फिर F से होता है फ्री, ठीक है, F से होता है फ्री। अगर हिंदी में इसको कहेंगे तो खुले में शौच मुक्त, हिंदी में कहेंगे तो खुले में शौच मुक्त, और ODF को अंग्रेजी में कहेंगे तो ओपन डिफिकेशन फ्री होगा, ओपन डिफिकेशन फ्री होगा, याद रखिएगा खुले में शौच मुक्त। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस्तेमाल किया जाता है।
जहां हर घर में सार्वजनिक स्थान पर एक शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था, और सभी जगह लगभग पूरा भी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है, सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डिफिकेशन फ्री राज्य है। पूछता है कि भारत का पहला राज्य जो खुले में शौच मुक्त हुआ, 100% शौच मुक्त हुआ, वो कौन है? तो वो पहला सिक्किम है। सबसे पहले सिक्किम ने यहाँ पे खुले में शौच मुक्त को यहाँ पर क्या किया, घोषित किया। ठीक है, सिक्किम ने मार्च 2016 में यह दर्जा प्राप्त कर लिया। सिक्किम जो राज्य है वो मार्च 2016 में ODF 100% ODF का दर्जा प्राप्त किया था। ठीक है, देखिए अगला है, इस अभियान का नारा है, इस अभियान का नारा है न गंदगी करेंगे और न करने देंगे। इस अभियान का क्या नारा है? न गंदगी करेंगे और न गंदगी करने देंगे। ठीक है, 100% पहले खुले में शौच मुक्त राज्य कौन कौन है? याद रखिएगा 100%। तो सबसे पहला राज्य अगर पूछेगा तो सिक्किम, दूसरा का राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, और तीसरा का राज्य पूछेगा तो केरल। यानी सबसे पहले सिक्किम को ODF 100% शौच मुक्त खुला राज्य घोषित किया गया। उसके बाद सेकेंड स्थान पर हिमाचल प्रदेश और थर्ड स्थान पर केरल को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा के बर्तन के बारे में भी हमको जानना है। ठीक है, आज से लगभग हजारों वर्ष पहले लोग कांसे के बर्तन का उपयोग करते हैं। अब तो कांसा का बर्तन का उपयोग ना ही के बराबर हो गया। ठीक है, कांसा बर्तन जो होता है कॉपर, ठीक है, तांबा और टीन एशियन को पिघलाकर बनाया जाता है। पूछता है कि ये जो कांसा किसका मिश्रण है? देखिए बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा है, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है, जिसको हम लोग Cu+Sn कहते हैं कांसा को। ठीक है, कांसा किसका? Cu+Sn का मिश्रण है और Cu टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है। कांसा क्या होता है? अत्यंत मजबूत होता है। इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, चांगपा। चांगपा, ठीक है, क्या है? चांगपा। चांगपा क्या है? याद रखिएगा, चांगपा का हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर एक खास निशान बनाता है जिससे उनकी पहचान की जा सके। चांगपा क्या है? तो जानवरों को, जैसे हम विभिन्न प्रकार के जानवर मिले हुए हैं, ठीक है, हमारा भी घर में जानवर है, आपके भी घर में जानवर है, और किसी और थर्ड पर्सन के भी घर में जानवर है, तो आप उसको कैसे जब घुमाने के लिए जाइएगा, चराने के लिए ले जाइएगा, तो कैसे फिर उसको अपने जगह पर उतना को ले करके आइएगा, इसके लिए यहाँ पर चांगपा नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है चांगपा में, तो चांगपा वाले क्या करते हैं, जिस जानवरों का झुंड होता है तो जितने जानवर होते हैं उतने ही गट्टी अपने जगह पर छोड़ देते हैं कि शायद उनको याद रहे या ना रहे। ठीक है, छोड़ देते हैं, और सभी कोई अपने अपने जानवर को अलग अलग डिज़ाइन देते हैं। मान लीजिए हम इस तरह का उनके पीठ पर डिज़ाइन दिए, ठीक है, इस तरह के उनके पीठ पर डिज़ाइन दिए, हमारा आपका डिज़ाइन हो इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, ठीक है, किसी का डिज़ाइन ऐसा हो सकता है, ऐसा। तो ये जानवरों को जो डिज़ाइन लोग कर देते हैं कि अपने अपने झुंड में हम फिर ला करके रख सकें, चरा करके हम जब भी हैं, तो इसी का नाम जो है आपको चांगपा है। इसी का नाम क्या है? चांगपा है। ठीक है, चांगपा की औरतें और जवान लड़कियां हर रोज़ सुबह अपने अपने जानवरों के झुंड को लेखा, देखिए यही लेखा है, ये लेखा रहता है। ठीक है, लेखा इस तरह से वहाँ पे गट्टी को गाड़ देते हैं, रखा हुआ रहता है, लेखा रहता है कि हमारा कितना है, इसी झुंड में आना है। ठीक है, और जानवर के ऊपर विशेष चिन्ह दे देते हैं जिससे इसी चिन्ह के आधार पर इस घर में घुसेंगे। ठीक है, बाहर निकल कर गिन कर और चराने के लिए ले जाते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला है नमक कानून। अगला है नमक कानून, जिसको दांडी मार्च हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये भी क्या था? तो नमक कानून के खिलाफ था, क्योंकि नमक क्या था? तो हर घर की ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पर टैक्स अंग्रेज सरकार द्वारा लगाया गया था, तो इसी के विरोध में नमक कानून बनाया गया था। ठीक है, तो नमक कानून, जिसको नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक अहिंसक आंदोलन था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिनों में 240 मील 387 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेज सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, अंग्रेज सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। ये नमक सत्याग्रह का 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक कानून बनाकर तोड़ा गया था, और ये 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा नमक, क्योंकि ये नमक कानून क्यों तोड़ा गया? क्योंकि नमक जो है घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी जिस पर टैक्स लगा दिया गया था, और उसी को हटाने के लिए यहाँ पर जो है
ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मलेरिया। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया क्या है? तो मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज फिलिस या कहीं कहीं एनाफिलीज नामक मच्छर, ठीक है, फिलीज भी होता है लिखा हुआ कहीं कहीं, तो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलने वाला एक बुखार है। ठीक है, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से यह फैलता है। याद रखिएगा, मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, कौन मच्छर से फैलता है? तो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से फैलता है काटने से। ठीक है, इसमें क्या होता है? बुखार होता है। इसमें क्या होता है? बुखार होता है। और इंसान को क्या होता है? ठंड लगती है और कपकपी के साथ बुखार चढ़ता है। ये मलेरिया में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और आता है आपको मलेरिया से, कि मलेरिया की दवाई सिनकोना ब्रिज की छाल से बनाई जाती है। याद रखिए, मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? तो सिनकोना ब्रिज की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, मलेरिया एक छोटे परजीवी का वाहक है। मलेरिया किसका वाहक है? याद रखिएगा, जिसे उसमें देगा मलेरिया किसका वाहक है, प्रश्न आया हुआ है आपका भी इसके अंतर्गत। ठीक है, मलेरिया किसका वाहक है? तो उसमें आपको दे देगा परजीवी का, विषाणु का, जीवाणु का, कवक का, फफूंदी का। तो याद रखिएगा, मलेरिया एक परजीवी है। ठीक है, पैरासाइट, याद रखिएगा, पैरासाइट का वाहक होता है। मलेरिया किसका वाहक होता है? परजीवी का वाहक होता है। वो परजीवी कौन होता है? प्लाज्मोडियम नामक एक छोटे परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, और यही प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक होता है और मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से ये मिलता है। याद रखिएगा, तो मलेरिया किसका है? परजीवी का वाहक है ना, परजीवी का, याद रख लीजिएगा। चलिए, एक प्रश्न पोलियो से भी है। पोलियो क्या होता है? पोलियो को भी हम लोग देख लेंगे। पोलियो मुक्त अब हो गया है हमारा भारत देश, पोलियो की यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया 100%। यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो पोलियो वायरस के कारण होती है। यह मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है, लेकिन किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चे का शरीर जो होता है, अंग जो होता है, पोलियो ग्रस्त हो जाता है, जो काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा करके बच्चों होते हैं, इसलिए बच्चों को ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाता है? तो सिर्फ इसका जो है जो आपको दवाई दिया जाता है। और वो पहले पोलियो का हर समय चला था, अभी भी चल रहा है कि पोलियो मुक्त हमारा भारत देश हो। लगभग इसको यहाँ पर सफलता मिल गया है। ठीक है, पोलियो का कोई इलाज नहीं है, इससे केवल टीकाकरण के द्वारा ही रोका जा सकता है। पोलियो का क्या किया जाता है? टीका लगाया जाता है, केवल टीकाकरण के द्वारा ही इसको रोका जा सकता है। ठीक है, पोलियो किससे फैलने वाला रोग है? याद रखिएगा, प्रश्न पूछा था, पोलियो विषाणु से फैलने वाला रोग है और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, पोलियो किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। ठीक है, पोलियो किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। याद रख लीजिएगा, पोलियो विषाणु से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी का वाहक है। ठीक है, दोनों प्रश्न आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को हम लोग देखेंगे। नेशनल पार्क उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना नेशनल पार्क जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया। भारत का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क है और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला है काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न बार बहुत बार पूछा गया है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? असम में। असम में कहाँ? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास जो है गिर है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यह बाघों और वारसिंगों के लिए जाना जाता है ना। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के लातेहार जिला में से बेगा आरक्षित क्षेत्र है। भीमा संघ क्या है? पूछा गया है कि भीमा संघ क्या है। ठीक है, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत है, या तमिलनाडु का एक पंचायत है, या झारखंड की एक आदिवासी की पंचायत है, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए भीमा संघ जो है ये कर्नाटक का संघ है। कहाँ का संघ है? कर्नाटक का संघ है और हुलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत होती है। इसमें होता क्या है? तो देखिए इसमें होता क्या है तो वो हम नीचे दिखा दे रहे हैं आपको। सब चीज़ देखिए आपको इसमें वस्तुनिष्ठ है, लेकिन इसमें थ्योरी वाली क्लासेस भी डाल दी गई है। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो कर्नाटक के हुलगुंडी गाँव में एक तरह की ये पंचायत है भीमा संघ। ठीक है, जिसको भीमा संघ कहते हैं। इस पंचायत की एक खास बात यह होती है कि इस पंचायत में बच्चों के साथ साथ बड़े भी होते हैं, या बड़े के साथ साथ बच्चे भी होते हैं। जबकि अन्य पंचायत में आप देखिएगा तो सिर्फ बड़े लोग ही पंचायत में जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं जाते। लेकिन ये भीमा संघ जो कर्नाटक का हुलगुंडी गांव है, वहाँ पर उस संघ में क्या होता है कि बड़े के साथ साथ बच्चे भी उस पंचायत में जाते हैं। एक खास विशेषता इसकी यह है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? कालबेलिया क्या है? आपको बताना है कि कालबेलिया क्या है। सपेरों की जाति, चमारों की जाति,
नेवलाओं की जाति के लोग या कोई नहीं। ठीक है, तो ये कालबेलिया क्या है, तो कालबेलिया जो है आपको सपेरों की जाति के लोग होते हैं। सपेरों की जाति के लोग को कालबेलिया कहा जाता है। ठीक है, सपेरों की जाति के लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। ये लोग सांपों को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। याद रखिएगा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं इसका टॉपिक मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ जहाँ से इसको ढूंढा गया है और बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ अजूबा चीज़ आपको मिलेगा जो कि अब तक आप नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो कालबेलिया क्या है, कालबेलिया सपेरों की जाति के लोगों को कालबेलिया कहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, सांप को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। ठीक है, मिड डे मील के बारे में सत्य कथन बताइए। मिड डे मील के बारे में कौन कौन कथन सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, सरकार के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और संतुलित आहार देने का प्रावधान है। बिल्कुल सही है, मिड डे मील में यही होता है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को निःशुल्क और संतुलित भोजन देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका लक्ष्य स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, उनकी उपस्थिति में सुधार करना और कुपोषण को दूर करना है। बिल्कुल सही है, मिड डे मील का लक्ष्य ही रखा गया था कि स्कूलों में बच्चों का नामांकन इससे बढ़ेगा, उनकी उपस्थिति में सुधार होगा और जो बच्चे गरीब तबके के हैं उनका जो कुपोषित हो जाता है उनके कुपोषण को दूर करेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट है, ये भी सही था, बी सी सितंबर 2021 में इसका नाम पीएम पोषण हो गया। बिल्कुल सही है, इसका नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया गया है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, सभी होगा। इसमें सभी कथन मिड डे मील के बारे में सही है। ठीक है, मिड डे मील भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया। मिड डे मील जो है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मिड डे मील भारत के किस राज्यों में लागू किया गया, तो मिड डे मील सबसे पहले भारत के तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया है। ठीक है, पश्मीना शाल के बारे में सत्य कथन कौन है। पश्मीना शॉल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये अगर सीटेट का आप एग्जाम दे रहे हो तो हर बार रहता है, ईवीएस के अंतर्गत आपका एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, पश्मीना शॉल के बारे में सत्य कथन कौन है। पहला है, पश्मीना शाल सबसे गर्म शॉल है। बिल्कुल सही है, यह बहुत पतली चादर है लेकिन यह बहुत ही गर्म शाल है, क्योंकि यह जो है लद्दाख की सबसे ऊंची जगह पर रहने वाले बकरियों के जो है आपको जो बकरियां की नस्ल है उससे बनाई गई। ठीक है, एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। समझिए कि एक पश्मीना शाल जो है अगर आप ले लेते हैं तो उसमें 6 स्वेटर के बराबर आपकी गर्मी होती है। ठीक है, यह जो शाल है वो लद्दाख की ऊंची पहाड़ी में रहने वाले चांगधानी नस्ल की बकरियों के बालों के ऊन से बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। लद्दाख में ये मिलता है, समझिए लद्दाख में कितनी ठंडी है, वहाँ पर जो ये बकरियाँ इसी बाल के कारण रह जाती है। तो इस बाल का जो बना ऊन से अगर जो भी पहनेगा आदमी इसकी चीज़ों को, चांगधानी नस्ल की बकरी होती है तो ये समझिए बहुत गर्म होती है। एक चादर मैंने 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देगा आपको, जो इधर आप लोग झारखंड में हम लोग पहनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चेराओ क्या है, यानी राइट आंसर इसका डी हो गया, सभी हो। चेराओ क्या है, आपको बताना है कि चेराओ क्या है। ठीक है, मिजोरम का सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है। चेराओ को बास नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह मिजोरम के मुख्य फसल चावल का उत्सव है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चेराओ क्या है, तो यह एक नृत्य है। ठीक है, क्या है, नृत्य है और मिजोरम का सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है। चेराओ को बांस नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोग बांस को एक दूसरे तरफ से फांकते हैं। ठीक है, इस तरह से बांस होता है तो एक बार इधर करके लोग फांकते हैं और नृत्य करते हैं। यह मिजोरम के मुख्य फसल चावल का उत्सव है। 9 वर्ष का मिजोरम का उत्सव है ये। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्लियर। चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है आपको बताना है। चिपको आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसका शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। बिल्कुल सही है, चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। यह 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव से हुआ था। बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। और कब, तो 1973 ईस्वी। और उत्तराखंड के कौन सा जिला, तो चमोली जिला। और कौन सा गांव, तो रैनी गांव से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पर चिपको आंदोलन से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, तो बी भी सही हो गया। इस आंदोलन में पेड़ को बचाने के लिए महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी। बिल्कुल सही है, महिलाएं पेड़ से चिपकती थी, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी सभी, राइट आंसर डी सभी। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगला, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ। आपको पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में
किस गैस का रिसाव हुआ था? इथाइल आइसोसाइनेट, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट या सभी, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बारे में नोट भी हमने बना दिया है, जिससे आपको इससे किसी भी तरह प्रश्न पूछे तो आप इसको बता सके। यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। पहला नोट है कि यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। यह घटना यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित हुई थी, ठीक है। अधिकतर जगह पर आपको 3 दिसंबर 1984 मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2-3 है, कोई एक डेट आपको मिलेगा, आपको इसको टिक कर लेना है, ठीक है। इस घटना में हुआ क्या था? तो इस घटना में MIC, जिसको हम लोग मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत जल्द यहाँ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो भोपाल गैस कांड को आप लोग देख लिए। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ जो 2019 तक भारत को 100% खुले में शौच मुक्त, ODF और स्वच्छ बनाना है। इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुक्त किया जाना है, या सभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य जो है पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना, सही है। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ तक भारत को 100% खुले में शौच मुक्त, ODF और स्वच्छ बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। और इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुफ्त दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुफ्त दिया गया है। डी, सभी, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ आपको बताना है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, 3 नवंबर 2016 ईस्वी को, 5 अगस्त 2012 ईस्वी को, 4 नवंबर 2011 ईस्वी को, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया था तो ये आप देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे भारत को स्वच्छ रखा जा सके, ठीक है। चलिए अगला है, ODF का फुल फॉर्म क्या है? ODF का फुल फॉर्म क्या है? ओपन डिफिकेशन फ्री आउट डिपार्ट ऑफ फॉरेस्ट, आउटर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, आउट ऑफ डिपार्ट फ्यूल, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो देखिए ODF का फुल फॉर्म होता है, O से होता है ओपन, D से होता है डिफिकेशन और F से होता है फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त, ठीक है, खुले में शौच मुक्त गांव, ठीक है। देखिए ODF का पूर्ण रूप अंग्रेजी में ये होता है, जबकि हिंदी में इसे खुले में शौच मुक्त कहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछेगा कि इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदी में भी रहेगा खुले में शौच मुक्त, और अंग्रेजी में होगा तो ओपन डिफिकेशन फ्री होगा, ठीक है। 100% पहले खुले में शौच मुक्त राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे पहले ODF घोषित किया गया था? सबसे पहला राज्य वो कौन सा है? सिक्किम, गुजरात, झारखंड, बिहार। तो देखिए सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो सबसे पहले खुले में शौच मुक्त योग की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो देखिए पहला राज्य जो है वो सिक्किम है। उसके बाद दूसरा राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर जो केरल है, जो यहाँ पे आपको ODF का दर्जा प्राप्त किया है। 100% खुले में शौच मुक्त राज्य ये सब हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, या सभी। तो राइट आंसर डी इसका सभी है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का अगर मूल नारा पूछेगा तो आपको बताना है एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है, एक कदम स्वच्छता के मूल नारा है, बाकी सब ये भी आपके नारे ही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट हमने बता दिया है, स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख नारा एक कदम स्वच्छता की ओर है, याद रखेगा। स्वच्छ भारत अभियान का अगर प्रमुख नारा कोई पूछेगा तो याद रखिएगा एक कदम स्वच्छता की ओर है, ठीक है। और इसके अन्य लोकप्रिय नारे भी हैं जिसको आप याद कर लेना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी मुक्त भारत, गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, जन जीवन जन जन का है एक ही नारा स्वच्छ बने भारत हमारा। तो ये सभी स्वच्छ भारत के नारे हैं। मुख्य नारा क्या था? तो मुख्य नारा आपका यहाँ पर है एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है, इस सभी को याद रखिएगा। कांसा के संबंध में सत्य कथन है, कांसा के संबंध में सत्य कथन है। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। कांसे के तौर पर मूर्तियाँ बनाई जाती है, ठीक है।
तो कांसा के संबंध में सत्य कथन क्या होने, कांसा एक मिश्र धातु है, बिल्कुल है। जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिल करके एक नए धातु का निर्माण करते हैं, एक नए वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो कांसा में दो धातुएं हैं जिसमें तांबा और टिन है, इसको मिला के बना गया है, पिघला के बनाया गया है, इसलिए मिश्र धातु था, बिल्कुल सही है। कांसा कौन सी धातु का मिश्रण है, तो सीयू और एसएन का, याद रखिएगा 1001 बार प्रश्न यहाँ से निकल के आया है, ठीक है। कांसे के तौर पर मूर्तियाँ बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। यानी कांसे के संबंध में इसमें सत्य कथन सभी है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया किसके काटने से होता है, मलेरिया किसके काटने से होता है। पहला है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से, सुअर के काटने से, कुत्ता काटने से, कोई नहीं, ठीक है। तो मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, रेड़ी के पत्ते से, सेमर के पेड़ के छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से, या सभी, ठीक है। तो मलेरिया की दवाई जो होती है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया किसका वाहक होता है, मलेरिया किसका वाहक होता है, परजीवी का, जीवाणु का, विषाणु का, या कोई नहीं, ठीक है। तो मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है, ठीक है। मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक होता है, जो आपको यहाँ पे मच्छर मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। तो मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक है। पोलियो किससे फैलता है, पोलियो किससे फैलता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, या कोई नहीं, ठीक है। पोलियो किससे फैलता है, तो पोलियो आपको जो है विषाणु से फैलता है, और इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है अधिक प्रभावित होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1971 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1974 ईस्वी, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1972 ईस्वी में पारित किया गया, ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क, याद रखिएगा, या राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस राज्य में, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। कौन सा है उसको देख लीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मानिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मानिए। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, और इसके पूर्व इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। और यह स्थान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है, और यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, क्लियर। चलिए अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम, गुजरात, झारखंड, या उत्तराखंड, ठीक है। तो काजीरंगा जो है आपका असम में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसको विशेष याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एक सींग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, गुजरात, असम, बिहार, या झारखंड, ठीक है। गिर में ग और ग से गुजरात याद रखिएगा, गिर में ग और ग से गुजरात याद रखिएगा, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। बहुत बड़ा आया हुआ है गिर का प्रश्न, आप दिमाग में रख लीजिएगा। गिर से देखिए, इसका नोट्स हमने इसलिए बना दिया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है, और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। पूछेगा कि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। चलिए अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या उत्तराखंड, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का, इसके लिए नोट्स हमने बना दिया है, कुछ आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, कभी कभी घुमा फिरा के प्रश्न आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, एमपी टेट में पूछा गया था। रॉयल बंगाल टाइगर और दुर्लभ बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका कान्हा, ठीक है। और दुर्लभ बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। द जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से मिला था, ठीक है। यह सतपुड़ा की श्रृंखला पर्वत में स्थित है, जहाँ साल और बांस के घने जंगल पाए जाते हैं।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार या चतरा। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका अभी वर्तमान में लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, जिला में स्थित है, लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए इसका नोट समझवा दिया है। झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। 1974 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको लाया गया था और 1986 में राष्ट्रीय उद्यान इसी को घोषित कर दिया गया। ठीक है, बेतला का अर्थ है, देखिए यहाँ पर कौन कौन सा जानवर है। बेतला का अर्थ है बी से बीजन, गौरिया, ई से एलिफेंट हाथी, टी से टाइगर बाघ, एल से लेपर्ड तेंदुआ और एस होता है एक्सिस चीतीदार हिरन। ठीक है, तो इन सभी जानवरों के लिए यह प्रसिद्ध है। तो इस